में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उड़ीसा की आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति बन गई है और इनका शपथ ग्रहण भी हो गया, सारी फॉर्मेलिटी हो गई। हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सबसे टफ योग्यता क्या होती है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज सबके बारे में समझते हैं। देखिए, हमारा देश जब बन रहा था, संविधान बन रही थी, तो भारत को रिपब्लिक न रख के ना ही गणराज्य रखा गया, दोनों कॉमन रखा गया। देखिए, रिपब्लिक किसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। गणराज्य उसे कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है, शासन के प्रमुख नहीं है। तो जहां कहीं पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम लोग कहते हैं गणराज्य कहेंगे। तो हमारा देश जो है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और उनका चुनाव भी होता है, तो उस हिसाब से हम रिपब्लिक भी आ जाते हैं, गणराज्य जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो डेमोक्रेसी जो होता है जिसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष का भी चुनाव होता है और हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो इस हिसाब से हम लोग हो गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि शासनाध्यक्ष के रूप में बैठे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारी प्रस्तावना में भी मिलता है। हम भारत के लोग देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम लोकतंत्र गणराज्य दोनों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा होगा इसका डिसाइड करना जरूरी है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। तो कहेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 5 सालों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो कोई भी खड़ा हो सकता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, इस शर्त को तो कोई इजीली पार कर सकता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं कि जो इतना कर्जा ले लिया है और अपनी इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका है, चुका ही नहीं पा रहा है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ये जीत गए तो सबसे पहले अपना कर्जा उतारेंगे देश के पैसा से। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी जो होता है वो लाभ का पद होता है। जैसे आप देखेंगे कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं है, नेता लाभ का पद नहीं है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। संविधान के हिसाब से ये जनता के सेवक है। सरकारी नौकरी में रहेंगे मतलब लाभ का पद हो जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब नॉर्मल योग्यता है, ये किसी के पास हो जाती है। सबसे टफ जो योग्यता होती है वो 5 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब होना चाहिए कि जो व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है कि हाँ हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जैसे इस बार यशवंत सिन्हा जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी थे, तो उनके लिए संसद के किसी भी सदस्य से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, 50 ऐसे लोगों की जरूरत है जो इनका प्रस्ताव आगे ले जाएं कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो। डायरेक्ट वो नहीं जाना चाहिए कि हम चाहते हैं चुनाव लड़े। 50 प्रस्तावक होना चाहिए। हो सकता है कि 20 प्रस्तावक लोकसभा से, 30 का जुगाड़ वो राज्यसभा से कर ले, या कुछ इसमें से कुछ उसमें से करके उसे टोटल 50 प्रस्तावक चाहिए। जब 50 प्रस्तावक हो जाएंगे तो उस 50 के समर्थन में अलग से 50 अनुमोदक होना चाहिए कि हाँ यह व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं, यह जिसे चाहता है कि नहीं ये भी व्यक्ति चुनाव लड़े, हम फेवर में। तो यानी ओवरऑल आपका 100 सांसदों से अच्छा संबंध होना चाहिए, तब ना आपका 50 प्रस्तावक आएगा और इसके अलावे अन्य 50 अनुमोदक होंगे। वो आप कहीं से ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से ला सकते हैं या राज्यसभा से ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 50 यहीं से हो सकता है। आपका 50 लोकसभा से प्रस्तावक हो जाए, 50 राज्यसभा से अनुमोदक हो जाए, यानी नाम का प्रस्ताव दे 50 और उस नाम में सहमति यानी अनुमोदन दे 50। ये इतना टफ हो जाता है कि यहीं पर एक कॉमन आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता है, क्योंकि 100 सांसद आपके नाम का प्रस्ताव देंगे, इसका मतलब आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने चाहिए। और दोनों लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन है भी, इनका मतलब ये जमीन से एकदम जुड़ी हुई आदिवासी समाज से राज्यपाल रही थी और ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो मंत्री भी रहते हैं यशवंत सिन्हा जी। तो दोनों लोग का नोडल बैकग्राउंड तो पॉलिटिकली रहा है। अब इनको वोट कौन कौन देगा यहाँ ये डिसाइड करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग ही वोट डालते हैं। तो पहले हम ये समझ जाते हैं कि राज्यों से कौन कौन वोट डालेगा, फिर केंद्र में चलेंगे। देखिए, राज्य के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानमंडल का होता है और विधानमंडल जो होता है हर एक राज्य में होता है। विधानमंडल हमारे यहाँ 29-28 राज्य जो है अभी 28 राज्य। तो देखिए 28 राज्यों में विधानसभा है, तो विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो 2 अंग हो गए। जिस तरह से संसद के 2 अंग लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में हर राज्य में विधानसभा के 2 अंग, एक विधानसभा एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। पहले 7 राज्य में था, जम्मू कश्मीर टूट गया तो वहां हटाई दी है। टोटल 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है। 6 राज्यों की, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो वो 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि विधान परिषद भाग नहीं लेगी। इसलिए कहा गया है कि विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे क्योंकि विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं है। जब विधान परिषद हर एक राज्य में बना दिया जाएगा, जैसे बंगाल में बना दिया जाएगा, पंजाब में, राजस्थान में, मतलब 28 राज्य में जिस दिन ये बना दिया जाएगा उस दिन ये इसको भी चुनाव में लड़ने का, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। अब कौन डालता है विधानसभा में, विधानमंडल में? तो विधानमंडल में केवल विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, विधानसभा के। अब हर 28 राज्यों में अलग अलग विधानसभा है, जैसे बिहार में 243 है, यूपी में 403 है। तो अलग अलग राज्यों में विधानसभा की जो सीटें हैं वो अलग अलग है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट
का वैल्यू नहीं, वोट नहीं बल्कि वोट का वैल्यू कितना है ये मायने रखता है। जैसे एक विधायक ने वोट एक दिया तो एक काउंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और ये वैल्यू कई हजार में भी जा सकते हैं। जैसे आपको पता है 2800 राज्यों की विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे, तो जो एमएलए होते हैं विधानसभा में बैठने वाले को एमएलए कहते हैं और विधान परिषद में बैठने वाले को एमएलसी कहते हैं। तो एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू होती है वो उस राज्य की जनसंख्या में भाग दे दिया जाता है, उस राज्य में टोटल कितनी एमएलए की संख्या। जैसे बिहार की बात करेंगे तो 12 करोड़ जनसंख्या होगी और बिहार में 243 विधायक यानी एमएलए हो गए, इनसे भाग देने के बाद फिर 1/1000 से कर देते हैं तो वैल्यू निकलती है। इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा 22 करोड़ है, तो यूपी की जनसंख्या में यूपी के जो एमएलए होंगे उनके वोट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होता है यूपी के, अब सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 22 करोड़ जनसंख्या हो गई बटा 403 विधानसभा के हैं तो उनको भाग देंगे, फिर 1/1000 करेंगे तो ये वैल्यू जो निकलती है वो आती है 208। यानी अगर यूपी का कोई एक विधायक एक वोट डालता है तो वोट काउंट होगा एक, लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी 208। इस तरह से टोटल यूपी में 403 सीटें हैं, एक सीट की वैल्यू 208, तो 403 सीट की वैल्यू अकेले 83,824, यानी उत्तर प्रदेश से अकेले राष्ट्रपति को 83,824 वोट मिल जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। उसी तरह अगर देखेंगे सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, तो सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या बटा वहां के टोटल एमएलए की संख्या से भाग देंगे तो सिक्किम में एक एमएलए की वोट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लगभग 7 होती है और टोटल 32 सीट है, तो वहां सिक्किम पूरा स्टेट से महज 224 वोट मिल पाते हैं। तो देखिए यूपी इसलिए इलेक्शन के हिसाब से बहुत आगे, मतलब फेमस है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से जैसे हम यहाँ 2 यूपी का बताया, सिक्किम का बताया, हर एक राज्य का जब निकालेंगे तो 2800 राज्य के टोटल जो विधायक हैं 2800 राज्य उसको मिलाएंगे तो 4033 टोटल एमएलए आएंगे 4033। जैसे बिहार में 243, यूपी में 403, ऐसे टोटल मिलाएंगे 2800 राज्य की तो टोटल एमएलए आते हैं 4033 और हर एमएलए की वोट अलग अलग होती है, जनसंख्या पर डिपेंड करती है। टोटल 4033 को जोड़ेंगे तो वोट आता है 5,43,231, यानी हर 28 राज्य का अगर एमएलए वोट दिया राष्ट्रपति को तो टोटल वोट गया कितना 4033, लेकिन उन वोटों की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 5,43,231। ये हो गया एमएलए का वोट। अब बात करते हैं जो केंद्र में सांसद बैठे हैं, सर एमपी बैठे हैं, उनके वोट की वैल्यू देखते हैं। तो उनका वोट का वैल्यू निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी निकल सकता है, इसलिए पहले हम इसको बताएं। एमपी के वोट कैसे निकालते हैं? देश के लिए जो कानून बनाता है वो होता है संसद, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, निर्वाचित सदस्य। देखिए 543 जो होते हैं वही निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, टोटल के टोटल निर्वाचित नहीं होते। तो एंग्लो इंडियन वोट नहीं डाल सकते। एंग्लो इंडियन उन्हें बोला जाता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, यानी यूरोप वाले जब हमारे यहाँ शासन करते थे तो कुछ ब्रिटेन वालों का शासन था, फ्रांसीसियों का था, पुर्तगालियों का था, डचों का था, डेनमार्क वालों का था, स्वीडन वालों का था, तो वो लोग क्या करते थे यहाँ की महिलाओं से शादी भी कर लेते थे और यहाँ से जो उनके बाल बच्चे होते थे वो एंग्लो इंडियन कहलाते थे, यानी अंग्रेज पिता और मतलब भारतीय माँ, तो एंग्लो इंडियन कहलाते थे। जब भारत गुलाम था तो हजारों की संख्या में यहाँ अंग्रेज रहते थे, तो उनकी यहाँ फैमिली भी होती थी। तो जब देश आजाद हुआ तो देश ने सोचा कि इनकी बात कौन सुनेगा, तो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें कह दिया गया कि राष्ट्रपति अपने कोटा से उन्हें चुन के यहाँ पे भेज देगा। तो एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति सेलेक्ट किया तो ये राष्ट्रपति का ही फेवर करेगा, इसलिए इसको वोट ही मत डाल देते। तो लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन वोट नहीं डालते हैं। लोकसभा में टोटल 543 ही लोग वोट डालते हैं और राज्यसभा में 233, 250 वोट नहीं डालता है, 233 ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति चुनते हैं। जैसे खेल से किसी को चुन लिया, फिल्म से चुन लिया, कला से चुन लिया, संस्कृति से चुन लिया, तो राष्ट्रपति अगर किसी को चुना है और उस व्यक्ति को वोट डालना रहा है तो उसी राष्ट्रपति का फेवर करेगा, उसी से पूछ लेगा किसको वोट डाले, जनता ने तो उसे चुना नहीं है। तो लोग यहाँ का दिया गया, जनता ने जिसे वोट दिया वही चुनेगा। तो संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से टोटल 543 लोग वोट डालेंगे और राज्यसभा से 233 लोग डालेंगे, यानी टोटल संसद से बात करेंगे तो 776 वोट होता है और टोटल राज्यों के विधानसभा को मिलाएंगे तो 4,33 होता है। तो यानी इतने लोग वोट डालेंगे, इनकी वैल्यू निकाला जाए। तो देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, एक एमपी के वोट की जो वैल्यू होती है, एमपी के वोट की वैल्यू जो होती है ये टोटल एमएलए की वैल्यू, टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी है 5,43,231। तो टोटल एमएलए की वैल्यू बटा टोटल एमपी, टोटल एमपी कितने हुए 776, यानी टोटल एमएलए 5,43,231 बटे 776। जब इसको भाग देते हैं तो एक एमएलए की वोट 700 आती है, एक एमपी की वोट 700 आती है। इसको जब भाग देते हैं तो अब देखिए एक एमपी की वोट 700 और टोटल राज्यसभा लोकसभा मिला के टोटल एमपी कितने वोट डालने जा रहे हैं 776। तो 700 गुणे 776 करेंगे तो ये भी आता है 5,43,200, यानी टोटल एमपीओ की वोट की वैल्यू भी 5,43,200 और टोटल राज्यों के एमएलए को भी मिलाया जाएगा तो 5,43,231, यानी ये वाला थोड़ा 31 को वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो तो वैल्यू है बजट। तो यानी आप समझ गए कि सांसदों की टोटल वैल्यू बराबर राज्य, हर एक राज्यों के एमएलए के वैल्यू को मिला देंगे तो बराबर आ रहा है। तो यानी अकेले संसद भवन 2800 राज्यों के विधानसभा से बराबर वैल्यू रखती है। तो देखिए यहाँ पे 5,43,200 और 5,43,231, तो 31 है तो वैल्यू में ज्यादा है थोड़ा सा, ये दोनों बराबर हो गए। यानी अगर राष्ट्रपति के वोट में टोटल कहा जाएगा कितने लोग चुनाव वोट डालते हैं तो विधानमंडल से 2800 राज्य का मिला के 4,033 और संसद में 776, दोनों को जोड़ देंगे तो 4,809, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल कितने लोग भाग लेते हैं तो 4,809 लोग भाग लेते हैं।
और इन 4,809 लोगों ने जो भाग लिया, यानी जो एमएलए और एमपी ने भाग लिया, ये वोट डाला, इनके टोटल वोट की वैल्यू कितनी होती है? तो वह वैल्यू होती है 10,86,431। 10,86,431 ये टोटल वैल्यू, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी का वोट बर्बाद ना हो, इन्ने उन्हें नहीं मारे, तो टोटल इतना ही वोट आता है। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। यानी वोट डालने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, सांसदों की संख्या 776 और टोटल एमएलए की संख्या 4,033, यानी 4,809। बट इन 4,809 की टोटल वैल्यू जो हो गई वो 10,86,431 हो गई। अब आगे समझते हैं कि अब ये लोग अपना वोट डालते कैसे हैं, आनुपातिक पद्धति से कैसे डाला जाता है वोट। राष्ट्रपति के चुनाव अभी भी पर्ची पे होता है, ईवीएम मशीन पे पर्ची के सिस्टम से होता है, और यहाँ पर ए सिंगल वोट नहीं दिया जाता। जैसे अगर किसी गांव में 4-3 मुखिया है, हम सोचेंगे इनको भी वोट दे दे, इनको भी वोट दे दे, इनको दे, तो किसी को वोट नहीं जाएगा, वोटे बोगस हो जाएगा। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रीफरेबल वोट दिया जाता है, समानुपातिक पद्धति होती है। समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक मतलब हमें सबको वोट देना है, जो जो चुनाव में खड़ा है हमको सबको वोट देना है। लेकिन जिस वोट को हम लोग देते हैं वो तो सिंगल वोट होता है, सिंगल एक बात दीजिए बस, किसी एक को प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे हमारा मन किया कि 3 आदमी यहाँ चुनाव में खड़ा है, एक आदमी का नाम है राष्ट्रपति के चुनाव में ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, मान के चलिए। अब हम लोग को जो वोट देना है, यानी जो एमपी और एमएलए को वोट देना, आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज मतलब यानी इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं। 4,033 ये 776 ये इन्हीं को मिला देते हैं, इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं। तो इन्हीं लोग को वोट डालना है। तो ये लोग ना सीक्वेंस में देते हैं, सबसे अच्छा कौन लगा तो सपोज कीजिए किसी को सबसे अच्छा लगा ये, और 2 नंबर पे कहा कि ना बी वाला हमको ठीक नहीं लगता, इसको हम पसंद नहीं करते, हम 2 नंबर पे इनको रखेंगे, और 3 नंबर पे हम कहेंगे मजबूरी है कि सबको वोट देना ही है तो चल भैया तुमको हम सबसे लास्ट कर दिए। यानी हम अपनी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जैसे इस बार 2 ही खड़े हुए थे, तो सपोज कीजिए 3 खड़े होते, तो हमको जितने लोग खड़े हैं सबको उनके वरीयता क्रम में वोट डालते जाना है। तो हमको सबसे अच्छा लगा, सपोज कीजिए किसी एक को सबसे अच्छा ये लगा समझ रही है ना। अब अगला इंसान आया वोट डालने, अगला को लगा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको 2 नंबर पे डालेंगे, और हमको ये वाला ज्यादा पसंद है, ये वाला उम्मीदवार को हम 1 डालेंगे, भाई तो हमको पसंद नहीं, हम इनको 3 डाल दिए। तो यहाँ दूसरा आदमी ने ऐसे वोट डाल दिया, वो भी प्रेफरेंस में देगा अपनी वरीयता क्रम के हिसाब से। अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, क्योंकि टोटल सांसद 776 है, टोटल विधायक 833 है, 4,033 है। तो अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, वो कहता है कि नहीं हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ए को, और 2 नंबर पे पसंद करते हैं बी को, और 3 को तो हम एकदम लास्ट में देंगे। ये दे दिया यहाँ पर, ऐसे कर दिया यहाँ पर। फिर अगला इंसान आएगा वोट डाल, अगले इंसान को लगेगा कि नहीं हमको ये ठीक नहीं लग रहा, हम इसको एकदम यहाँ डाल देंगे, इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, इसको 2 नंबर पे हम वोट डालना चाहते हैं। इसी तरह करते करते नेक्स्ट आएगा तो वो इसको कर देगा कि भाई हम इसको 3 नंबर पे रखते हैं, इनको 2 नंबर पे रखते हैं, इसको 1 नंबर पे रखते हैं। अब इस तरह से करते करते हम 4,809 का थोड़ी ना करेंगे, हम यहाँ एग्जाम्पल में इतने लोगों से वोट डाला दिए, 1 2 3 4 5 आदमी से वोट डाला दिए, ऐसे ही कर करके टोटल वोट कितना जाता है 176, 4,033 यानी 4,809 वोट लग जाता है। तो हम पूरा यहाँ नहीं ना वोट डालते फिर यहाँ पर ताकि भर जाएगा, जगह भर जाएगा, बस इसे समझाएं। इस तरह से डाला जाता है वोट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम चरण की मतगणना और द्वितीय चरण की मतगणना होती है। ध्यान से समझिए अब मतगणना कैसे होगी। जब मतगणना होगी यहाँ पर तो सबसे पहले प्रथम चरण की मतगणना होगी। प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 नंबर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया है, यानी पहली वरीयता सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया। तो 1 नंबर पर आप गिन के बताइए, हम तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 5 वोट लिए, वैसे तो सबने वोट डाला रहा था। 1 नंबर पर कितने लोगों ने सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिए। 1 नंबर पर ए को 1 2 यानी 2 लोगों ने इसे पहली प्राथमिकता दी, और इनको देखिए 1 और 2, इसको भी 1 नंबर पर 2 लोगों ने प्राथमिकता दे दी, और इनको केवल 1 ही ने दिया। अब बताइए कौन जीतेगा। देखिए सबसे पहले ए को पहली वरीयता 1 और 1 2 लोगों ने वरीयता दिया था, और बी को भी 2 लोगों ने पहली वरीयता दे दिया था, और इनको तो पहली वरीयता 1 ही आदमी दिया था। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो एकदम क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनके वोट को इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम जाओ, हारिए गए हो तो घरे चल जाओ, तुम्हारे वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसे तो ये हो गया एकल संक्रमणीय गिनने का तरीका, और अनुपातिक पद्धति मतलब हो गया हम सबको उनके अनुपात में वोट डालेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण यानी जो कम वोट पाया है उसका वोट बाकियों को दे दिया जाता है कि भाई तुम जाइए रहो तो हमेशा के लिए जाओ, और तुम जीत रहे हो तो अच्छा से जीतो। और अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि अनुपात में वोट डालना है, समझा कि नहीं। अब ये बताइए पहली चरण की मतगणना में तो कोई जीता ही नहीं, दोनों बराबर हो गया। अब बताइए ए जीतेगा कि बी। तब यहाँ होता है द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की जब मतगणना होगी तो हम लोग अब देखेंगे कि द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है, क्योंकि प्रथम वरीयता में तो दोनों को बराबर बराबर मिला, द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है। तो 2 नंबर पर इनको 1 आदमी ने पसंद किया है, 2 नंबर पर 1 आदमी ने यहाँ पर पसंद किया है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और कोई इनको 2 नंबर पर रखा है नहीं, ये तो खत्म ही हो गया। इनको 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है 1 और 2 यानी इनको 2, इस हिसाब से विजेता हो गए 2 नंबर, यानी बी वाला व्यक्ति विजेता हो गया। और यह बी जो विजेता हुआ है वो प्रथम चरण में नहीं हुआ है, वो द्वितीय चरण में हुआ है। तो जब कभी भी प्रथम चरण में वोट बराबर हो जाते हैं तब द्वितीय चरण की मतगणना आती है। यह नौबत आया था बीबी गिरी के समय। तो बीबी गिरी जो चुनाव जीते थे वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए एमपी और हमारे द्वारा चुने गए एमएलए वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रणाली में किया जाता है। तो इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले।
और वहीं इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, इनको 3,80,177 वोट मिले। यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को और लगभग 36% वोट मिला है यशवंत सिन्हा जी को। इस प्रकार एक भारी अंतर से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई। ये एक आदिवासी समाज से आती है और ये आदिवासियों के लिए शुरू से बहुत कुछ की है। ये एक बहुत ही मतलब लोअर फैमिली से आती थी। इनके समाज, इनकी फैमिली में यही पहली मतलब महिला थी जो आगे जाके हायर एजुकेशन की थी और ये काफी दूर इन्हें स्कूल से जाना पड़ता था। कई बार ये अपने राजनीतिक करियर में आदिवासियों के लिए बहुत सारे आवाजों को उठाए। ये रामनाथ कोविंद जी का जगह लेंगे, लेकिन किसी भी समाज का भला केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता जब तक वो पूरा समाज नहीं पड़ेगा। हमारे रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे, 5 साल राष्ट्रपति रहे, दलित समाज में बहुत ज्यादा उत्थान देखने को नहीं मिला। वैसे ही हमारे आदिवासी समाज से आती है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब तक कोई भी समाज खुद शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर समाज को यह सोचना पड़ेगा कि किसी एक राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति के पास बहुत पावर नहीं होता है, वो संविधान से बंधा होता है। ये क्लास जब हम पॉलिटी का क्लास ले रहे थे तो कंप्लीट पढ़ा दिए। राष्ट्रपति का टॉपिक तो हम लगभग 12 क्लास लगते हैं राष्ट्रपति का टॉपिक को कंप्लीट समझाते हैं कि उसकी क्षमादान शक्ति क्या है, राजनीतिक शक्तियां क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायिका शक्ति, कानूनी शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सब क्या होती है। लेकिन राष्ट्रपति जो भी है वो एक बंधा हुआ है मंत्रिमंडल से। राष्ट्रपति को जो काम डिसीजन लेना है वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही लेगा। लेकिन हाँ, ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक संकेत तो जाता है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी आगे बढ़िए। तो ये पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा से आपको दूर नहीं जा सकते। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी समाज के लिए। और आप लोग के लिए जो भी बैचेस थे, अभी लाइन से बैचेज आ गए हैं। सुबह 9 बजे ज्योग्राफी, 10 बजे वर्ल्ड मैप, दोनों को मिलाकर पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग का